हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं वो है जीएसटी। बहुत ही बड़ा सिलेबस है इसका, क्योंकि जब जीएसटी आया तब टोटल 17 टैक्स की आत्महत्या हो गई। 17 टैक्स ने हत्या कर ली। 17 टैक्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया। उन 17 टैक्स में बच्चों आपको बता दूं कि 9 टैक्स जो थे वो सेंट्रल के थे और 8 टैक्स जो थे वो स्टेट के थे। यानी टोटल 17 टैक्स को हटाने के बाद जीएसटी आया। तो इसका मतलब बच्चों ये नहीं हुआ कि 17 टैक्स का जो रूप था एक तरह से खत्म हो गया और जीएसटी आ गया। नहीं, उन 17 टैक्स का अब एक ही निचोड़ है और वो है जीएसटी। तो हर तरह के जो टैक्स थे या उन सर्विस या उन गुड्स पे जिस पर वो टैक्स इंप्लीमेंट होता था, अब उस पे वो अलग अलग नामों के टैक्स हटके एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम जीएसटी है। कोई दिक्कत बच्चों? कहने का मतलब कि 17 जो टैक्स थे वो जिन जिन सर्विसों या जिन जिन गुड्स पे लगता था वो अब भी लग रहे हैं उस टैक्स के रूप में, लेकिन अब वो जीएसटी है। मतलब उन सारे प्रोविजनों का कवर जीएसटी में लाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि जीएसटी कैसे काम करता है, कैसे रन करता है, कैसे इसका इम्प्लीमेंट हुआ, कैसे कैसे इसमें अमेंडमेंट हुए, कैसे संविधान में संशोधन हुआ, कैसे कैसे आर्टिकल बनाया गया, कैसे कैसे जीएसटी का बिल पास हुआ, फिर कैसे जीएसटी का बिल पास होकर जीएसटी एक्ट बना। इन सारी विषयों पे कैसे स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन लेती है, कैसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स प्राप्त करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेती है, आईजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है, जीएसटी में कितने स्टेट हैं, ये टेक्निकल चीज है। तो ऐसी बहुत सी जानकारियां आपको इस वीडियो में या फिर जीएसटी जब हम पूरे कवर करेंगे तो ये पूरे चीजों में ये सारे चीज जो अभी मैंने बताए जीएसटी के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो हम बच्चों ये आपको जीएसटी बेसिक भी कवर कराएगी। अगर आप टैक्सेशन से रिलेटेड कोई जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको उसको भी कवर करेगी। इसीलिए बच्चों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल वीडियो स्किप मत करना और बिल्कुल ध्यान से एक एक टॉपिक एक एक चीज को ध्यान समझना, क्योंकि मैं जो भी बताने वाला हूं वो हर एक चीज आपके लिए नोट करने लायक है। क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा, जो भी लिखूंगा, वो एक तरह से आप ये समझ लो कि वो कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर मैं देने जा रहा हूं। तो मैंने अपने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारी वीडियो में एक एक चीज कवर करेगी, खास करके वो चीजें भी जो आपको जनरल कंपटीशन में या कहीं भी इंटरव्यू में पूछ देती है, तो हम उस चीज को कवर करने वाले हैं। तो बी रेडी बच्चों। बच्चों अब जीएसटी जो हमारा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सर इनडायरेक्ट टैक्स तो मैंने सुना ही नहीं। अभी आप जीएसटी बता रहे हो तो मुझे थोड़ा सा पहले ये तो समझा दो फिर इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से आ गया। तो बच्चों उस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं और अपने यहाँ टैक्स सिस्टम कैसे है इंडिया में टैक्स सिस्टम काम कैसे करता है पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए बच्चों पहले आप ये समझ लो कि जो हमारे यहाँ टैक्स है, ठीक है, ये जनरली 2 प्रकार के हैं। ठीक है, पहला है डायरेक्ट, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
प्यारे बच्चों, जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है ना, जो डायरेक्ट टैक्स है बच्चों, वो पर्सनल टैक्स है। पर्सनल टैक्स का मतलब है कि ये टैक्स, या फिर डायरेक्ट टैक्स को समझ ले तो डायरेक्ट टैक्स कहता है कि ये टैक्स जिस पे लगेगा उसी को उस टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। अगर इसको टैक्सेशन भाषा में समझे तो जिस पे ये लेविड होगा उसी पे बर्डन भी होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें टैक्स का लेविड और बर्डन दोनों एक ही आदमी पे पड़ेगा। मतलब लेविड और पर्सन, लेविड और पर्सन सेम पर्सन, जिस पे लगेगा वही बर्दाश्त भी करेगा। जिस पे टैक्स आरोपित किया जाएगा उसी को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो बच्चों जैसे कि क्या मतलब इसका, मतलब इसका ये है साधारण सा बच्चों कि इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स मेरे ऊपर चार्ज होता है तो उसका भुगतान मैं ही करूंगा। कोई दिक्कत बच्चों? इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगता है वही जमा करेगा। ये हो गया डायरेक्ट, मतलब ये टैक्स डायरेक्ट हमको इफेक्ट कर रहा, मतलब मुझ पे लग गया, मैं जमा किया। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, थोड़ा सा अब आप समझ रहे हैं कि ये लेविड और बर्डन क्या है। तो बच्चों लेविड का मतलब होता है लग जाना, मतलब यहां पे टैक्स कलेक्ट नहीं हुआ है, यहां पे टैक्स लग गया है, ठीक है। और बर्डन का मतलब होता है कलेक्शन की, अब इसी से कलेक्शन होगा, इससे कलेक्शन लिया जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है कि लेविड और बर्डन दोनों सेम पर्सन पे होता है। कोई दिक्कत बच्चों में ना? बहुत बढ़िया। तो अब जरा देखते हैं इनडायरेक्ट क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स कहता है बच्चों कि द टैक्स बर्डन शिफ्ट वन पर्सन टू अदर पर्सन। टैक्स बर्डन शिफ्ट वन पर्सन टू अनोदर पर्सन। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लगेगा किसी और पे, लगेगा किसी और पे और उसको बर्दाश्त कोई और करेगा। कहने का मतलब है कि लेविड और बर्डन डिफरेंट पर्सन, मतलब लगेगा किसी और पे और उसको बर्दाश्त कोई और करेगा। मतलब टैक्स चार्ज किसी और पे होगा, टैक्स देना किसी और को होगा। अब सर ये थोड़ा पल्ले नहीं पड़ रहा कि टैक्स देना किसी और को होगा और कलेक्शन किसी और से करेगा, ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। एक चीज बताता हूं प्यारे बच्चों, आपने कभी टैक्स दिया है? आपने कभी टैक्स दिया है? आप में से बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं दिया, या बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे जो भी ऑनलाइन देख रहे होंगे कि नहीं दिया। अच्छा,
अब अगर मैं ये बोलूं कि आपने जब से जन्म लिया है और आज तक आप हजारों हजार के टैक्स दे चुके हो। अच्छा, अब बच्चे सोचेंगे अच्छा सर मैंने टैक्स दिया और मुझे पता ही नहीं है। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है। तो चलो आज मैं तुम्हारी इस जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि आपने आज तक हजारों हजार के टैक्स दे चुके हैं और कैसे दिए हैं। आज तक आपको तो पता नहीं है, लेकिन आज मैं बता देता हूं आपने हजारों हजार के टैक्स कैसे दिए हैं। अब मानो जब आपने जन्म लिया ना, और आपको जो पहली वैक्सीन, चाहे वो बीसीजी की हो या फिर आपको अदर टीकाकरण हो, हेपेटाइटिस की हो, कि जो भी इंजेक्शन लगे होंगे आपको, वो जो इंजेक्शन आपने कहीं से कहीं लिया होगा अगर, तो उस इंजेक्शन पे भी लिखा होगा इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। मतलब वह जो इंजेक्शन आपके पास पहुंचा है उसमें सारी राशि, सारा अमाउंट, सारा टैक्सेशन जुड़ के है और वो आपसे कलेक्ट हुआ है। आप अगर मानो कुरकुरे खाते हो तो उस पर भी लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस। यहां तक कि मेरे हाथ में जो मार्कर है, ये इस मार्कर पे भी लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें सारे टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए हैं। और आपने इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस तो जरूर ही देखा होगा लिखा हुआ, या नहीं देखा तो आज के बाद अगर किसी चीज की खरीदारी करोगे तो उसमें एमआरपी के नीचे दिखना, वहां पे बिल्कुल क्लियर लिखा होता है कि इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, मतलब इसमें इस एमआरपी में आपको सारे टैक्सेस जुड़े हुए हैं। अच्छा सर ये तो आप समझिए कि लिखा हुआ है, लेकिन हम देते कैसे, जरा इसको क्लियर कर दें। बिल्कुल क्लियर कर देता हूं बच्चों। जरा सा हम ये इस चीज को समझते हैं कि ए मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, उसने सामान तैयार करने में 100 रुपए की लागत लगाई, 10 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है। तो इसको हम देते हैं यहां पे मैन्युफैक्चरर प्राइस, इसको देते हैं पी मतलब प्रॉफिट प्राइस, और यहां देते हैं टी मतलब टैक्स, इस पे 10 रुपए का टैक्स लगाया। और इसने ये ए मैन्युफैक्चरर है, इसने बी, मान लेते हैं कि ये बी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको 120 रुपए में भेज दिया। अब यहां पे 10 रुपए बी प्रॉफिट अपना जोड़ता है और उसके बाद 10 रुपए का मान लेते हैं यहां पे टैक्स लग गया। अब ये 22 का जो सामान है वो डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचता है 140 में, कोई दिक्कत बच्चों। अब सी जो रिटेलर है 140 में 20 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ देता है, 20 रुपए वो इस पे टैक्स चार्ज कर देता है। मैं भी केवल समझाने बता रहा हूं, अब इसमें और बहुत सी कॉन्सेप्ट है वो अभी नहीं क्लियर करा, लेकिन एक सिंपल सा बता रहा हूं कि आप कैसे टैक्स पेड करते हैं। अब इसकी कीमत टोटल कितनी हो गई, 140, 20 60, 20 80, इसकी 180 रुपए। अब ये 180 रुपए में अल्टीमेटली हम जैसे आप जैसे कंज्यूमर, आप जैसे कंज्यूमर जिसको मैं सीख करके यहां बता रहा हूं कि कंज्यूमर को ये बेच देता है। यानी टैक्स लगा किस पे, ए पे 10 रुपए। क्या ए ने अपने घर से पैसा दिया, नहीं, वो बी से कलेक्ट कर रहा 120 रुपए, कोई दिक्कत। बी ने प्रॉफिट जोड़ा और टैक्स लगाया, टोटल 140 हुआ, उसने फिर मानो रिटेलर को बेच दिया। क्या बी अपने घर से पैसा लगा रहा, नहीं। सी ने 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ी, 20 रुपए का टैक्स जमा किया, 180 में टोटल बेच दिया। क्या सी ने अपने घर से पैसा लगाया, नहीं, वो अल्टीमेटली सारा पैसा कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि अब तक आपने कितने सारे टैक्स के पेमेंट किए हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए सारे स्ट्रक्चर को, मिटा सकते हैं इसको, ठीक।
तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स जो है वो पर्सनल टैक्स है। पर्सनल टैक्स मतलब व्यक्तिगत टैक्स हुआ, ये जिस पे लगेगा वही पेड करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या सब हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल है बच्चों इनकम टैक्स। इसके एग्जाम्पल है बच्चों, आप उसको लिख सकते हैं वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। बच्चों आप जो प्यार करते हो ना, सर आप कहां क्या पढ़ा रहे हो? नहीं मैं बता रहा हूं, आप जो प्यार करते हो ना उस पे भी टैक्स है। सर ये तो आपने हद कर दी, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई प्यार करेगा तो उस पे भी टैक्स है? हाँ टैक्स है। आप जब किसी को गिफ्ट देते हो इनकम टैक्स के अंदर उस पे भी गिफ्ट, उस पे भी टैक्स है। हालांकि जो स्पेशली गिफ्ट एक्ट था अब इसको समाप्त कर दिया गया इस टैक्स को, लेकिन इसका अलग से इनकम टैक्स इसको जोड़ दिया, वो आगे बताएंगे कैसे है। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। तो बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स को के अंदर जीएसटी और कस्टम है। तो बच्चों लेकिन आज जो हम स्टडी करेंगे वो जीएसटी की। तो ये मैंने बेसिकली आपको बता दिए है, लेकिन हम अभी कवर करने वाले हैं जीएसटी। तो ये थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो आपका थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, सिंपल में ही। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी आता है। अब जीएसटी काम कैसे करता है, अब जीएसटी रन कैसे करता है, इस पर जो है हम अब चर्चा करने वाले हैं। अब जीएसटी की ओर बच्चों जब चलेंगे तो हम क्या करते हैं ना कि ये जो हमारे यहाँ भी बोर्ड पे लिखा है इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अब यहाँ से कहानी अलग हो गई। टैक्स के बेसिक आप समझ चुके। प्यारे बच्चों जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और बच्चों जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि ये जो टैक्स है ये गुड्स और सर्विसेज ये बोथ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ये गुड्स और सर्विसेज ये दोनों पे लगेंगे। और बच्चों ये जो भारत में इंडिया में जो लागू हुआ था, जिस दिन से जो जीएसटी का जो बिल था वो पास हो गया था और इंडिया में जो इंप्लीमेंट स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, अब बच्चों इसमें जो अगली जानकारी है वो ये आ रही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जी हाँ मैं बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में जीएसटी की परिभाषा क्यों? क्योंकि जीएसटी के परिभाषा तो अलग अलग जो जानकार थे, जो इकोनॉमिक्स के
महान विद्वान थे, वो अपने हिसाब से अलग अलग दी है। लेकिन आपको पता है कि हमारे इंडिया में कमाल के लोग हैं, टैक्स बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। एक बड़ी मजेदार सी कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं, छोटी सी जानकारी समझ लो, कि बताया गया कि ये जो टैक्स है ये गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगेंगे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी बंदे के अब जो गली खोजने लगते हैं भागने के, जैसे कि जीएसटी ने कह दिया कि भैया जो सैलून है वो भी सर्विसेज है, हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे। वो मानने ही को, जो सैलून वाले मानने ही कोई नहीं थे कि यार हम जीएसटी के अंदर आएंगे, ना तो मेरा सर्विस है ना गुड्स है। भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी न किसी एक रहना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने नया सर्कुलर जारी किया और उसमें ऐड कर दिया कि सैलून भी जीएसटी के अंदर आएगा। सारे सैलून वाले बड़ी निकल गए एकदम समझदार, वो बोल दिए भैया सैलून वाला नाम हटाओ, लिख दो हेयर डिजाइनर। भाई बच गए जीएसटी से। फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को पता चला कि यार ये लोग तो नाम चेंज कर दिए, सैलून हटा दिए, अब लिख दिए हैं मतलब हेयर स्टाइलर। तो फिर उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है हेयर स्टाइलर को भी ऐड करो। फिर सैलून वालों ने नाम चेंज कर दिया, इस बार कर दिया हेयर डिजाइनर। तो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं वो तो कम से आने थोड़ी हैं, अगर कम से आने होते तो इतने बड़ा टैक्स के एक पूरा स्ट्रक्चर लेके आते कैसे। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी परिभाषा लिख दी जो कि अब बिल्कुल क्लियर था कि सर्विसेज क्या है और गुड्स क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का जो आपको इंट्रोडक्शन है, परिचय है, जो परिभाषा है, वो लिखा है कि एवरीथिंग इज सर्विसेज, एवरीथिंग इज सर्विसेज which is not goods। अब यहां तो भैया सबके गर्दन पे लटक गई। अब कहने का बच्चों मतलब यह है कि अब एवरीथिंग इज सर्विसेज विच इज नॉट गुड्स, या तो वो चीज अब सर्विसेज होगी या तो गुड्स है, जो मानना है मान लो, हम तो भैया टैक्स दोनों पे ले रहे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन जो है, ये जो परिभाषा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है जीएसटी के लिए। ठीक है बच्चों, ये बेसिक था। अब आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जीएसटी जब आए तो स्टेट और सेंट्रल दोनों के लगभग इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा कहानी ही चेंज हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो कहने का मतलब जीएसटी जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्स है और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्स हैं। तो अब जब इसको डिफाइन करते हैं कि कौन टैक्स कैसे कैसे है और कहां कहां इंप्लीमेंट कैसे होता है, तो बच्चों इसको सिंपली समझने के लिए हम इसको SGST CGST IGST और ये हो गया UTGST। हाँ बच्चों, इसका नाम बहुत कम ही आदमी सुने होंगे, लेकिन एक ये भी है। अब जरा इन चारों को मैं थोड़ा बेसिक क्लियर कर रहा हूं आपका कि जो ये चारों है क्या, कैसे लगते हैं, पहले सुन लीजिए, उतारिएगा कोई मत, बस सुनिए पहले। बच्चों SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स
एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब हो गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यूटीजीएसटी का हो गया यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बच्चों एसजीएसटी और सीजीएसटी कहां लगेंगे, आईजीएसटी कहां लगेगा और यूटीजीएसटी कहां लगेगा। अब हम आपको इसको डिफाइन करेंगे। एसजीएसटी कहां लगेगा, सीजीएसटी कहां लगेगा, आईजीएसटी कहां लगेगा और यूटीजीएसटी कहां लगेगा। तो इसको आप उतारेंगे या मिटा दें? उतारना है तो उतार लीजिए। बच्चों इंडिया में जो जीएसटी का बेस लाइन है, अब एसजीएसटी कहां लगेगा, सीजीएसटी कहां लगेगा, आईजीएसटी कहां लगेगा और यूटीजीएसटी कहां लगेगा, उसके लिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने वीडियो में लेयर बाय लेयर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं, जहां से कोई क्वेश्चन बने तो वो आप वीडियो के में ही समझ जाए कि अच्छा इसमें ये चीज होने वाला है या ये चीज हो रहा है। और अगर मानो आपको फिर भी समझ नहीं आए तो वीडियो आपको बच्चों मैंने पहले बता चुका है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें कि सर मुझे यहां दिक्कत आई है, आप मुझे इस चीज को क्लियर करो, ये चीज मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। और बच्चों मैं आपके उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा होगा या जहां आपको कंफ्यूजन होगी तो हम है ना, लेट्स प्ले। तो बच्चों ये इंडिया है। अब इसमें बेस लाइन में अगर हम बात करें तो पहला को नाम दिया गया है इसमें आपको बेस्ड लाइन। बेस्ड लाइन, बेस्ड लाइन, सॉरी लाइन नहीं, लाइन, बेस्ड लाइन, ठीक है। इसके बाद जो आपको आता है वो होता है आपको इकोनॉमिकल जोन, इसको बोलते हैं ECZ। माफ करिए बच्चों, तब पानी पी रहा था। और ये हो गया आपको TWI। अब ये क्या है इस पे बाद में चर्चा करेंगे। ये स्पेशल इकोनॉमी जोन है, ये क्या है बाद में बात करेंगे। पहले यहां से बात करते हैं बेस्ट लाइन की। इंडिया में जो बेस्ट लाइन है ये क्या है और ये क्या कहती है। बच्चों इंडिया में जो बेस्ट लाइन है, ये बेस्ट लाइन ही में जनरली जीएसटी को डिफाइन कर रहा, और ये क्या डिफाइन कर रहा हूं अब आपको मैं बताता हूं।
ये बताता है बेस्ट लाइन कि इंडिया में जो है 28 स्टेट है। आप लोगों को पता होगा पहले 29 स्टेट था, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो अब स्टेट जो है वो 28 ही है। और पहले जो आपको यूनियन टेरिटरी थी यूटी, ये यूनियन टेरिटरी पहले 7 थी, अब 9 हो गई, क्योंकि जो एक स्टेट यहां से कम हुआ जम्मू एंड कश्मीर, वह अब जाके 2 यूनियन टेरिटरी में बट गई है, एक जम्मू और एक लद्दाख। ठीक है बच्चों, यानी एक जम्मू एंड कश्मीर और एक हो गई लद्दाख। तो 7 से 2 यूटी बढ़ गई, 2 यूनियन टेरिटरी अब हो गई। ठीक है, अब इसके अलावे जो आ रहा अगला कहानी वो आपको है अदर टेरिटरी। तो 28 स्टेट, 9 यूनियन टेरिटरी और अदर टेरिटरी। अब बच्चों यानी 8 स्टेट है तो वाजिब बात है स्टेट की तो अपनी लॉ होगी। अगर स्टेट है तो स्टेट की अपनी लॉ होगी। लेजिस्लेचर इसका अपना कानून होगा। उसी प्रकार आपको हम बता दें कि यूनियन टेरिटरी में भी जनरली लोग को ही पता है कि जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन होता है, लेकिन नहीं, आपको पता होगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो कि अपवाद में आते हैं, खास करके वो 3 कौन से हैं तो वो बता देता हूं आपको। दिल्ली, दिल्ली के अपने मुख्यमंत्री होते हैं, इसके अपने कानून है, इसके अपने लॉ है। और बच्चों इसी में दूसरा नाम आता है पंडिचेरी। इसका भी अपना लॉ है, यहां भी अपना मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद आगे तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। यहां भी अपना उनका मुख्यमंत्री होता है, यहां भी मुख्यमंत्री होते हैं और यहां के भी अपने कानून है, जम्मू कश्मीर के भी कानून है, यानी ये भी विद लेजिस्लेचर में आता है, यानी ये भी विद लेजिस्लेचर में आता है, मतलब यहां इनका कानून है, यहां इनका अपना कानून है। और अब जो जगह जो विदाउट लेजिस्लेचर में आता है, जहां पे कानून कुछ नहीं है, जहां पे सारा हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलता है, तो बच्चों वो जगह है अंडमान लक्षद्वीप, अंडमान लक्षद्वीप। तीसरा हो गया आपको हो गया लद्दाख, उसका दादरा दमन, और कौन सा छूट रहा बच्चों, चंडीगढ़। और बच्चों हो गया चंडीगढ़। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 3, 9 यूनियन टेरिटरी 3 हो। तो बच्चे ये अंडमान में
लक्षद्वीप में, लद्दाख में, दादरा दमन और चंडीगढ़ में, इन जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ चलता है। और ये जगह, ये 3 जगह यूनियन टेरिटरी में होते हुए भी यहां के अपने लॉ हैं, अपने यहां के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वह, इसीलिए जीएसटी ने कहा कि ये 3 तो भैया यूनियन टेरिटरी है, लेकिन इनके अपने लॉ हैं, इसीलिए हम इन तीनों को भी स्टेट ही मानेंगे। और जीएसटी में टोटल स्टेट की संख्या 36 स्टेट हो गया, है ना कमाल की जानकारी। यानी जीएसटी में स्टेट की संख्या कितनी है? 31। 28 स्टेट तो हम समझ रहे हैं जो है, 29 स्टेट था, जम्मू एंड कश्मीर हट गया, 28 स्टेट हो गया। और लेकिन उसके अलावा दिल्ली, पंडिचेरी और जम्मू कश्मीर अब 3 यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन यहाँ के अपने लॉ है, ये विद लेजिस्लेटिव है, इसीलिए इन 3 स्टेट को भी हमने ऐड कर दिया, स्टेट ही मान के चलेंगे इन तीनों को भी जीएसटी में। ऐसे मत समझ लेना बच्चों, जीएसटी में। तो अब कितने हो गए? 31 स्टेट हो गए, 7 यूटी हो गई जीएसटी में। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक, मिटा दे इसको, मिटा दे। ठीक है, बच्चों अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों कैसे लगेगा। बच्चों इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि पहले स्टेट के अंदर में वैट लगता था, वैट में जो भी चार्जेज लगते थे वो वैट में जो चार्ज लगते थे वो माफ कीजिएगा स्टेट गवर्नमेंट को जाते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीएसटी बना हुआ था, सेंट्रल सेल टैक्स। और वैट वैल्यू एडेड टैक्स जिसपे पूरा का पूरा हक स्टेट का होता था, वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी और उससे अपना रेवेन्यू स्टेट का वो अर्न करते थे। तो बच्चों जब जीएसटी आया तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ठीक है, तुम जो अपना हिस्सा कमाओगे वो तो कमाओगे, लेकिन तुम जो अर्न कर रहे हो स्टेट के अंदर में उसमें आधा हम भी लेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना था। मतलब आप जो एसजीएसटी के थ्रू, ये वैट के जगह पे एसजीएसटी आ गया, आप इसमें जो कमाओगे वो कमाओगे ही, लेकिन उसके अलावा हम अपना भी कमीशन लेंगे। कमीशन को या फिर अपना भी टैक्सेशन को, कमीशन नहीं कर सकते, टैक्सेशन कर सकते, कि हम अपना भी टैक्सेशन उसमें लेंगे। मतलब अब स्टेट में भी जो सेल होगा, स्टेट में भी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी उस पे भैया आधा % स्टेट का होगा, आधा सेंट्रल का होगा। कहने का मतलब अगर 18% का टोटल किसी सर्विस पर टैक्स जुर्माने, कोई सर्विस है 100 रुपए की और उस पर टोटल 18% का टैक्स लगता है जो कि टोटल 118 का होता है, तो इस 118 में 9% होगा एसजीएसटी और 9% होगा सीजीएसटी। कोई दिक्कत? अगर की कोई सर्विसेज 100 रुपए की है और उस पे 18% के हिसाब से टैक्स चार्ज हो रहा और टोटल अमाउंट 118 रुपए का बन रहा, तो उसमें 9 रुपए एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी और 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी। यानी बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर मानिए एक मानते हैं कि ये एक स्टेट है, ठीक है, और यहां पे पार्टी ए है और यहां पे पार्टी बी है। विद इन स्टेट, स्टेट की अंदर की बात कर रहा हूं बच्चों, अभी स्टेट की अंदर की बात कर रहा हूं। मानिए मैं अभी बिहार में सहरसा से पढ़ा रहा हूं, ठीक है बच्चों, और मैं यहां से पटना में माल भेज रहा हूं।
या फिर मैं अपनी एजुकेशन सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं सहरसा में हूं और मेरा एक क्लाइंट पटना में है। भी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा कोई सामान है, जो सामान हम सहरसा से पटना भेज रहे हैं। ये पटना कहाँ है? हमारे स्टेट के अंदर ही है। सहरसा कहाँ है? स्टेट के अंदर ही है। तो जब स्टेट के अंदर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, माल बेचेंगे, तो उस पर जो टैक्सेशन लगेगा उसमें टैक्सेबल वैल्यू पे अप्लीकेबल टैक्स रेट के हिसाब से अप्लीकेबल टैक्स रेट जो होगा उसके अकॉर्डिंग टैक्स इंप्लीमेंट होगा। क्या मतलब इसका सर? टैक्सेबल पे, तो अगर मानिए टैक्सेबल वैल्यू से मैं बताया कि गुड्स की का जो टैक्सेबल वैल्यू है वो मानो 200 रुपए है, ठीक है, तो अब इस पे 18% का मानो टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। तो अब इस पे हम अगला टैक्स लगाएंगे SGST और CGST @ 9%, @ 9%। कितना हो गया? 18 236 रुपए ये अमाउंट वसूलेंगे। तो अब ये देखिए, स्टेट के अंदर में भी जो भी अर्निंग हो रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है। अगर ये टैक्स रेट 5% का होगा तो 2.5 स्टेट लेगी, 2.5 सेंट्रल लेगी। अगर 28% का है तो 14% स्टेट लेगी, 14% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। अगर स्टेट के बीच में कहीं भी सहरसा से माल सामान्य सुपौल जा रहा हो या किसी भी जगह, या पटना से मानिए माल पूर्णिया आ रहा हो, कहीं भी अगर स्टेट के अंदर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर माल बेच रहे हैं तो बच्चों उसमें SGST और CGST का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं रही ना? चलिए अब देखते हैं कि IGST कहां होगा, IGST का उपयोग कहां होगा वो देख लेते बच्चों। बच्चों मान लेते हैं एक स्टेट ये हो गया बिहार, एक स्टेट ये हो गया मान लीजिए दिल्ली, बड़ा सा बनाया हूं, बड़ा स्टेट, बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। ये मानी हो गया MP। अब देखते हैं बच्चों, अगर बिहार से कोई माल दिल्ली जाएगा यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, IGST लग जाएगा। यहां पे कोई SGST नहीं, कोई CGST नहीं। जितना का टैक्स रेट है, अगर 100 रुपया का मानिए टैक्सेबल वैल्यू 18% का टैक्स है तो सीधा 18 रुपए उस पर टैक्स लग जाएगा और वो IGST में चार्ज होगा
और बता दें कि आईजीएसटी भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। मतलब इस पे जैसे पहले सीएसटी लगता था, तो सीएसटी में पूरा का पूरा वो गवर्नमेंट लेती थी, पूरा का पूरा सीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, सेंट्रल सेल टैक्स था। वैसे ही आईजीएसटी जो है वो सेंट्रल टैक्स है। कोई दिक्कत बच्चों? या दिल्ली से माल यूपी आ रहा, आईजीएसटी लग जाएगा। दिल्ली से माल एमपी जा रहा, आईजीएसटी लग जाएगा। एमपी से माल बिहार आ रहा, आईजीएसटी लग जाएगा। कहने का मतलब बच्चों कि आईजीएसटी का उपयोग उस समय होगा जब कोई भी गुड्स या सर्विसेज, और एक टेक्निकल बताता हूं, जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज के लिए, गुड्स और सर्विसेज के लिए एक ही वर्ड दिया गया है, वो है सप्लाई। ठीक है बच्चों, गुड्स और सर्विस का अल्टीमेटली दोनों सप्लाई ही है ना, तो जीएसटी में एक ही वर्ड दिया गया है, सप्लाई। कहने का मतलब जब भी सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगा तो वहां पे जो टैक्स रिचार्ज होगा या जो वो टैक्स लगाएंगे हम, वो आईजीएसटी लगाएंगे। कोई दिक्कत बच्चों? आईजीएसटी जो भी रेट हो उस एप्लीकेबल आइटम पे, एप्लीकेबल सर्विसेज पे, चाहे वो 5% का हो कि 18% का हो कि 12% हो कि 28% हो, जो टैक्स होगा वो टोटल का टोटल आईजीएसटी के थ्रू लगाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए। कोई दिक्कत बच्चों? यहां तो कोई दिक्कत है नहीं ना? वेरी गुड। अब बताते हैं यूटीजीएसटी का प्रयोग कहां होगा। बच्चों यूटी से मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी, जीएसटी से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और बच्चों यूनियन टेरिटरी समझ गई आप, वो टोटल 7 ये 6 ही है, जिसमें अंडमान, लक्षद्वीप, दमन, दादर और चंडीगढ़ ये आते हैं, और लद्दाख। तो इन जगहों पे भी तो गुड्स का आवागमन होगा कि जैसे कि दमन से लेके और लद्दाख हो जाए, ये तो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही हुआ ना। या फिर मानिए लक्षद्वीप से मानिए चंडीगढ़ हो जाए, तो ये जो है ये अल्टीमेटली क्या है, यूटीजीएसटी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। जैसे स्टेट के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए जब माल भेजते थे तो हम जैसे कि एसजीएसटी लगाते थे और नीचे सीजीएसटी लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये स्टेट के बदले अब यहाँ पे यूटीजीएसटी लग जाएगा। और भैया सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोलेगा हम तो लेंगे ही लेंगे अपना टैक्स का पैसा, तो सीजीएसटी वैसे ही कंटिन्यू रहेगा, बदला कुछ नहीं है। एसजीएसटी के जगह पे अब यूटीजीएसटी आ गया। कोई दिक्कत बच्चों? स्टेट का जो जीएसटी टैक्स था उसके जगह पे केवल अब यूटीजीएसटी लग गया, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में सेल हो रहा, अंडर द यूनियन टेरिटरी सेल हो रहा। कोई दिक्कत बच्चों? और सीजीएसटी तो लगेगा। अच्छा, अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा
कि बच्चों सर अगर यूनियन टेरिटरी से अदर स्टेट लाइक अगर हम मुंबई माल बेच रहे हैं तब क्या होगा सर? अगर मानिए लद्दाख से माल मुंबई जा रहा हो, तो अब यहां पे क्या होगा? कुछ नहीं, अब तो यहां पे कोई टैक्स देखना नहीं, सीधा बात है कि यहां एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट जा रहा है, ये तो इंट्रा स्टेट हो गया, कुछ नहीं, सीधा IGST लगा दीजिए। चाहे यूनियन टेरिटरी से अदर स्टेट जाए या अदर स्टेट से यूनियन टेरिटरी जाए, वही IGST का फंडामेंटल चालू होगा, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। IGST कहती है हमको कोई मतलब नहीं है कि ये यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, अगर आप यूटी से या फिर स्टेट से माल अगर दूसरे राज्य को बेचेंगे, आपको पता है यूनियन टेरिटरी होते हुए भी GST में दिल्ली स्टेट है, अगर बेचेंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं, बस IGST दे दीजिए। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? यहां तक समझने में किसी बच्चे को दिक्कत हुई है? अगर बच्चों आपको जितनी बातें मैंने बताई है इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई चीज समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बेहिचक मेरे इस वीडियो को मैं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आशीष झा आपको उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में उस चीज को सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा। और बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो पे आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई चीज समझनी हो या आपको यह वीडियो कैसा लगा। और हाँ, प्लीज गर्व क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो मेरी आने वाली अगली वीडियो हो उस पर अब इसका जब मैं पार्ट 2 डालूंगा तो वो आपको पता चल जाए। इसके लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो बच्चों मैं इंतजार करूंगा कि आपके कमेंट का कि अल्टीमेटली ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो मैंने ये GST पे जो फर्स्ट वीडियो, एक तरह से कह सकते हैं कि GST का बेसिकली इंट्रोडक्शन था, इस पे और आगे जाके आगे चीज कवर करेंगे। इस पे कम से कम 10 या 15 वीडियो बनेंगे केवल GST को कवर करने के लिए। तो बच्चों आप तैयार रहिए इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, और अपना प्यार दीजिए। लेकिन बच्चों प्लीज 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और हाँ अंत में बता रहा हूं, मुझे पहले ही बोलना चाहिए, आप वीडियो को स्किप मत करना दोस्त। स्किप करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जितनी चीजें मैंने बताई है, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है यहाँ ही नहीं, बेसिक ही नहीं, आगे चल के जो ढेर सारे कंपटीशन में आप फेस करोगे तो आपके माइंड से बिल्कुल ये चीज खाली हो, मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जो भी आपके मन में भ्रम बैठे हैं GST को लेके वो सब खाली कर देंगे और वहां पे केवल अच्छी अच्छी चीजें ही डालेंगे। तो बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।